गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब पर हम एक फ्री सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें पहला सेशन हमारा यूपीएससी स्ट्रेटजी को लेकर था और कल से हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका पहला सेशन कल कंप्लीट हुआ। दूसरा सेशन आज है, जिसमें हम आपको टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व कराएंगे, जिसमें टॉपिक के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और उसको समझाने की, उस टॉपिक से संबंधी पूरी गारंटी हमारी रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको ध्यान देना है, जब भी हम किसी क्वेश्चन के टॉपिक को डील कर रहे होंगे, उस टॉपिक को ध्यान से सुनना, उसी कॉन्सेप्ट में से देखना कि उस टॉपिक के पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको आप सही कर पाओगे, गलत है तो उसे एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है, तो आज भी हमारे पास 5 से 6 टॉपिक है। पहला टॉपिक कौन सा है, लिख देते हैं एक बार। पहला जो कि क्वेश्चन में दिख रहा होगा, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से है, प्रथम कर्नाटक युद्ध से है। दूसरा टॉपिक अब देख रहा हो, स्लाइड दिख भी रही होगी आपको, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से है। तीसरा टॉपिक अगर हमारी बात करें तो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गवर्नर से संबंधित है। चौथा चैप्टर हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है। और पांचवा, एक वॉर लड़ा गया ब्रिटिश और पोर्टुगीज के बिटवीन। तो ये 5 चैप्टर हैं और एक और टॉपिक है जो वॉर और ट्रीटी को लेकर है। तो टोटल हमारे पास 6 चैप्टर हैं आज के इस सेशन में। तो बिना देर किए इसे शुरू करा जाए। 6 चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हम, ज़रा ध्यान से देखिएगा और हमें आप ज़रूर बताते रहिएगा कि ये सेशन हमारा कैसा चल रहा है। क्योंकि देखिए, क्लास के बीच ऐसी चीज़ों को लाना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, लेकिन फिर भी हमने जैसा कि फर्स्ट डे कहा था कि हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हम कुछ ना कुछ लाभ तो जरूर देंगे। फिलहाल फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बारे में देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है सर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए ज़रा विचार किया जाए। देखो, पहला स्टेटमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, और कह रहा है इसमें कौन सा सही है ना। तो देखो, आओ पहले डिटेलिंग कर लेते हैं, जिसे समझना आसान हो जाएगा। किसके बारे में बात कर रहा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। आइए ज़रा इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग कर लें, जिससे आपको ये लगे कि हाँ, काम की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो आइए ज़रा इसके बारे में बात कर लिया जाए। देखो सर, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बारे में क्वेश्चन है, तो हम लिख भी दे रहे हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। क्या लिख रहे हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध। और इस प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में हम थोड़ा समझते भी हैं। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इस फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से आप देखते रहिएगा सर। देखिए, पहली जो चीज़ है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखना, इंडिया का मैप थोड़ा सही नहीं है, बट आप एडजस्ट करना। यहाँ पर एक प्लेस है, आपने नाम सुना होगा पौंडीचेरी का, आपने नाम सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को डील कर रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पर एक और एरिया है, जो एरिया है मद्रास का। क्लियर है, जो एरिया है मद्रास का। पौंडीचेरी किसकी बस्ती थी सर, तो ये फ्रेंच व्यापारिक बस्ती थी। किसकी, फ्रेंच सेटलमेंट था। मद्रास किसका था सर, तो ये ब्रिटिश सेटलमेंट यानी ब्रिटिश व्यापारिक बस्ती थी। ठीक है, और ये दोनों एरिया किसके अंडर में पड़ता था, तो ये दोनों एरिया पड़ता था कर्नाटक के अंडर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, एक और चीज़ ध्यान देना, कभी आपसे कर्नाटक की राजधानी अगर पूछ ले तो कर्नाटक का कैपिटल कौन सा हो जाएगा, ऑरकॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑरकॉट हो जाएगा। ठीक है, ऑरकॉट हो जाएगा, अर्काट जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको जो समझना है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या समझना है, इसके बारे में ज़रा देखना सर। समझना आपको ये है इसके बारे में कि सर, कर्नाटक, आपने देखा होगा कि विजयनगर अंपायर का डिसोल्यूशन और उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कर्नाटक की स्थापना या नवाब उस समय के दौर में कौन, तो उसका नाम है सआदत उल्ला खान। क्या नाम है, डिटेल करेंगे, ध्यान से नोट करते जाना। पीडीएफ आपको दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, उस पर आप मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, सआदत उल्ला खां, और यही सआदत उल्ला खां इस समय कर्नाटक का नवाब। ठीक है, सआदत उल्ला खां का एक नेक्स्ट सक्सेसर आया, उत्तराधिकार आया। उसने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया, तो उत्तराधिकारी घोषित किया किसे सर, दोस्त अली को।
दोस्त अली जैसे उत्तराधिकारी घोषित हुआ, यहीं पर मराठों ने आक्रमण कर दिया और मराठों के आक्रमण में कौन मारा गया? दोस्त अली मारा गया। ध्यान से समझना, किसके आक्रमण में मारे गए दोस्त अली? तो मराठों के इन्वेजन से। ठीक है। अच्छा, मराठों ने दोस्त अली को मार भी दिया और एक और नवाब के दावेदार थे चंदा साहब, तो चंदा साहब को मराठों ने क्या बना लिया? बंदी बना लिया। ध्यान देना, मराठों ने चंदा साहब को बंदी। क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट की डेप्थ को पढ़ना कितना जरूरी है। ठीक है। देखो, अब चंदा साहब बंदी बनाए गए, एक और दावेदार थे जो छुपा हुआ था जिसका नाम था अनवरुद्दीन। तो भाई दोस्त अली मारा गया, ये अपने आप को शेल्टर ले लिया, चंदा साहब बंदी बन गए, तो बचा कौन? अनवरुद्दीन। तो कर्नाटक का नवाब इस कर्नाटक युद्ध में कौन है? तो अनवरुद्दीन है। बस इतना ध्यान आपको रखना है। ठीक है। अब आगे बात करना है, वो ज़रा ध्यान देते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में। देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में कंडीशन क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध में देखो क्या हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध स्टार्ट हो रहा है ना। ऑस्ट्रिया के सक्सेशन को लेकर, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध स्टार्ट हो रहा है। और ब्रिटिश किसके सपोर्टर हैं? तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के। ठीक है। सामने कौन सी बस्ती है सर? तो सामने है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इसी का एक कमांडर है जिसका नाम है ड्यूप्ले। इसी का एक कमांडर है जिसका नाम है ड्यूप्ले। इन दोनों के बीच वॉर स्टार्ट होने की कंडीशन आ गई है और वॉर स्टार्ट होने की कंडीशन में अनवरुद्दीन का एक कमांडर है जिसका नाम है महफूज खान। ध्यान देना, नाम लिख रहे हैं महफूज खान, ये नाम नोट कर लेना, पूछता नहीं है लेकिन पूछ सकता है। ड्यूप्ले का एक कमांडर है, सेनापति है जिसका नाम है कैप्टन पैराडाइज। ठीक है, कैप्टन पैराडाइज। ड्यूप्ले के पास कितने ट्रूप्स हैं सर? 700 से 900 सैनिक हैं और इस 700 से 900 सैनिक ने अनवरुद्दीन के 10,000 सैनिक को क्या कर दिया? 10,000 आर्मी को क्या कर दिया? तो पराजित कर दिया। 10,000 आर्मी को पराजित कर दिया। और जब ये पराजित हुए तो यहीं पर पहली बार, चूँकि कर्नाटक मतलब भारत, मतलब कि कर्नाटक का नवाब कौन सा शासक है? देसी शासक है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध यह साबित कर रहा है कि भारत की सेनाएं बाहर से बहुत मजबूत दिखती है लेकिन अंदर से क्या है? खोखलापन है। ठीक है। तो ये जरूर आप इस चीज़ को ध्यान देना। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बारे में हम बात कर रहे हैं और इस फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बारे में ये पूरी डिटेलिंग थी। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझना है जो हम बात करना चाह रहे हैं। अब हम सीधे आते हैं कहाँ पर सर? ये आपने सारी चीज़ें देख ली होगी। अब एक दो लाइन है जो हम आपको वहाँ पे बता देंगे, कहाँ पर? तो क्वेश्चन में आपको बता देंगे। देखो क्या है सर, क्वेश्चन अपना ये है, ध्यान देना। क्वेश्चन ये है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध को किस नाम से, पहली चीज़ ये भी ध्यान देना कि ये जो वॉर हुआ सर, ये 1746 से 1748 के बीच में हो रहा है। कब हो रहा है? 1746 से 1748 के बीच में ये वॉर हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान देनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या ध्यान देनी है? इस प्रथम कर्नाटक युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रथम कर्नाटक युद्ध को बैटल ऑफ सेंट थोम के नाम से, अरे भाई चल जा यार, किस नाम से जाना जाता है? तो बैटल ऑफ सेंट थोम के नाम से भी जाना जाता है। तो बैटल ऑफ सेंट थोम या सेंट थोमे के युद्ध के नाम से नहीं चलेगा क्या? सेंट थोमे के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब एक और चीज़ ज़रा ध्यान देना, ये संधि कब हो गई सर? 1748 में। कौन सी संधि हुई? एक्सला-सैपल की संधि। कहाँ पर हो रही है? अमेरिका में हो रही है। ठीक है, यूरोप में हो रही है। और अमेरिका का लुई वर्ग फ्रांसीसियों को प्राप्त होता है और यहाँ पर मद्रास फिर से किसको प्राप्त हो जाता है? ब्रिटिश को। ठीक है, इतनी सी बातों को हमें समझना था। अब देखते हैं, यह युद्ध 1746 से 48 में हुआ, ये सही दिख रहा है। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, देखो कर्नाटक का नवाब कौन है? अनवरुद्दीन। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की, मतलब उसकी साइड से लड़ा। चंदा साहब को बंदी बनाकर फांसी दे दी गई। ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था, केवल बंदी बनाया गया। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत दिखाई देता है।
युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, अभी बताया, तो चौथा सही है। मीन्स तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो देखो तीसरा जहाँ जहाँ है वो तो कट जाएगा, और कट जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप ध्यान से देखना सर, चंदा साहब को सिर्फ फांसी नहीं बंदी बनाकर रखा गया है। तो देख रहे हो नॉलेज कैसे चाहिए, डेप्थ कितना चाहिए। तो पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आइए सर किसके बारे में बात कर लें। यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में? तो बंगाल में एक ऐसी कंपनी आगे बढ़ रही है, बंगाल के सेंस में एक ऐसी कंपनी आगे बढ़ रही है जो अपनी भी राजनीतिक लाभ को लेकर आगे बढ़ना चाह रही है। तो क्वेश्चन ये है, बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया, इसको देख लेते हैं। बंदेल, चिंसोरा, हुगली, श्रीरामपुर। अब आइए थोड़ा सा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर लीजिए। ध्यान से सुनते रहना आप, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करें। बस आप सुनोगे ना सर, आपको मैं धीरे धीरे, मैं अभी इसलिए नहीं बोलना चाह रहा कि मैं बाद में बोलूँगा, आप सिर्फ ये सेशन करोगे ना तो आप देखना मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। मैक्सिमम का मतलब आप समझते हैं 80 to 90% क्वेश्चन बनेंगे। आप देख लेना, है ना। और नहीं हो तो आप मुझे कमेंट में आके बताना, है ना। मैं सच सुनने से भागता नहीं हूँ। तो देखो सर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पे हुई? तो 1602 में इनके अपने देश में हुई। कब स्थापना हुई? 1602 में। दूसरा पूछे कि ये कौन लोग थे सर? तो ये हॉलैंड के लोग थे। कौन लोग थे? हॉलैंड के लोग थे। आज के समय में इनका नाम क्या है सर? तो एक नाम आपने सुना होगा, नीदरलैंड। तो ये कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड के निवासी थे। अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि सर इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो इनका हेडक्वार्टर भारत में नहीं था, भारत से बाहर था। तो कहाँ था भाई? तो इंडोनेशिया था। इंडोनेशिया का में कहाँ था? तो एक जगह है बाटविया में था। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा ध्यान देना। अब इनका ध्यान से समझना, इनका भाई हेडक्वार्टर भारत में नहीं था, तो भारत के बाहर था, मतलब कहाँ था? इंडोनेशिया में था। कहाँ था? बाटविया में था। तो भाई भारत से जब बाहर इनका बेस है तो फिर ये भारत क्या कर रहे थे? तो भारत में इन्होंने व्यापार के लिए किस तट को प्रयोग किया? तो ये कौन सा तट है सर? तो ये जो तट का नाम है उसका नाम है कोरोमंडल तट। कौन सा तट है ये? ये तट है कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस तट को भारत के संदर्भ में व्यापारिक मार्ग बनाने की कोशिश करी? कौन से तट को? तो कोरोमंडल तट को। ठीक है, इतना सा क्लियर है। अच्छा, आगे बात करें, भारत में इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? तो इसी एरिया में बनाई होगी ना भाई। तो इस एरिया में कहाँ बनाई? तो फर्स्ट फैक्ट्री इनकी कहाँ बन रही है? 1605 में। कहाँ पर? मुसोलीपट्टनम में। मुसोलीपट्टनम में। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है सर, चलो अब आगे कुछ और बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, इन्होंने और भी फैक्ट्री बनाई। जैसे इन्होंने 1610 में पुलीकट में इन्होंने क्या किया? फैक्ट्री बनाई। सूरत में इन्होंने फैक्ट्री बनाई। कब स्टैब्लिश करी? कब? व्यापारिक, है ना, बस्ती 1616 में। फिर आगे अगर बात करें तो एक जगह है चीनसूरा। चीनसूरा पड़ता है बंगाल में। यहाँ भी कब? तो 1632 में। अच्छा, 1632 में एक और जगह डचों ने फैक्ट्री बनाई। कहाँ पर सर? पटना में। ये भी ध्यान देना है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देना है, कोचीन में इनकी फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश हुई? तो कोचीन में हुई 1663 में, है ना। तो ये सारी बातें आपको ज़रूर ध्यान देना है। अब इसमें देख लो कौन सा कारखाना डचों ने, तो इसमें देखना है किसका है, कहाँ पर? बंगाल में। बंगाल कहाँ है? चिंसोरा कहाँ पड़ता है? बंगाल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अच्छा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या कर रहे थे? ये 2 टाइप से ट्रेड कर रहे थे, 2 प्रकार ट्रेड कर रहे थे। एक, ये वस्त्र निर्माण सामग्री को सबसे ज़्यादा महत्ता देते थे, और दूसरा किसे? तो नील की खेती।
क्लियर। लेकिन सबसे ज़्यादा खेती किसकी, वस्त्रों की, इसलिए आपने बार बार सुना होगा कि ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे थे, यहाँ से व्यापार ले जा रहे थे कच्चे माल और फिर यूरोप के बाजारों में बेचते थे। तो ये है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। एक और चीज़ ध्यान देना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो पहली संयुक्त उद्यम की कंपनी थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। ठीक है, ये भी चीज़ें ध्यान देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नीला जल योजना, नीला जल योजना किससे संबंधित है, नीला जल योजना किससे संबंधित है। आइए ज़रा इसके बारे में देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी किससे संबंधित, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही क्यों नहीं डिटेलिंग कर लें हम, है ना। पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही क्यों नहीं डिटेलिंग कर लें। अच्छा एक चीज़ देखो, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको क्या क्या समझना है वो ध्यान देना। आपसे पूछा जाएगा कि पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने एक चीज़ सुना होगा कि पुर्तगाल का एक राजकुमार था जिसका नाम था हेनरी नेविगेटर। हेनरी नेविगेटर ने जब व्यापारिक मार्गों की खोज होनी शुरू हुई तो उसने क्या किया, हेनरी नेविगेटर ने इस चीज़ को प्रमोशन दी। तो भारत एक रास्ता, यूरोप से भारत आने के रास्ते की खोज करने के लिए पोर्टुगीज़ आ गया, स्पेन के साथ पुर्तगाल भी आ गया। तो उसमें एक यात्री रहा, पुर्तगाली यात्री, जिसका नाम था बार्थलोम्यू डियाज। ध्यान से सुनना है, ये दिखेगा आपको, मुझे नहीं लगता दिखेगा, चलो रेड यूज़ करते हैं, बार्थलोम्यू डियाज। और यही बार्थलोम्यू डियाज ने क्या किया, 1487 में यह प्रथम प्रयास किया भारत की ओर बढ़ने की, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया, सफल। दूसरा प्रयास किसने किया, दूसरा प्रयास किया वास्को द गामा ने। और वास्को द गामा की तो अपनी पूरी यात्रा है, आप जानते भी हैं। तो वास्को द गामा सफल यात्री रहा और यह प्रथम यात्री रहा, प्रथम यात्री रहा, फर्स्ट ट्रैवलर रहा, ट्रेडर रहा जो भारत पहुंच रहा है। दूसरा प्रयास कर रहा है वास्को द गामा, लेकिन भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति है। समझ पा रहे, ये दो चीज़ें आप जरूर ध्यान देना। अच्छा एक और चीज़ ध्यान देना है, एक और इंसान है जिसका नाम क्या है सर, तो आपने एक और नाम सुना होगा, पेड्रो अल्ब्रेज केब्रल। आप सिर्फ इसका नाम याद करिए, केब्रल। केब्रल ऐसा दूसरा यात्री रहा जो भारत पहुंच रहा है। क्लियर है, कहाँ पहुंच रहा है, भारत पहुंच रहा है। और ये कब भाई, तो 31 दिसंबर 1500 को। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा जब ये लोग भारत पहुंच गए, वास्को द गामा की पूरी यात्रा आपको पता है कि वो 60 टाइम्स मोर बेनिफिट स्पाइसेस पर कमा के गया, ब्लैक पेपर पर कमा के गया। तो कंपनी आती है, पोर्टुगीज़ कंपनी भारत आती है, और पोर्टुगीज़ कंपनी भारत आकर अपनी फर्स्ट फैक्ट्री डालती है। फर्स्ट फैक्ट्री, आज थोड़ी सी राइटिंग ख़राब हो गई है, कल इसे सही कर लेंगे, है ना, क्योंकि अभी थोड़ी सी ना बहुत भागम भाग चल रही है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। फर्स्ट फैक्ट्री कोचिन में इन्होंने डाली 1503 में, 1503 में। सेकंड फैक्ट्री इन्होंने डाली कहाँ पर, तो कुन्नूर में। कहाँ डाली सर, कुन्नूर में 1505 में। और यहीं पर पहला गवर्नर जनरल बनकर आया, पोर्टुगीज गवर्नर बनकर आया, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम था सर, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आकर उसने भारत में क्या लागू करी, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे नीला जल योजना के नाम से भी जानते हैं। यही फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या किया, तो हिंद महासागर पर पुर्तगाली नौसैनिक सर्वोच्चता को स्थापित करने में मदद की, या नौसैनिक सर्वोच्चता स्थापित या स्थापना की शुरुआत की। तो ये सारी बातें आप इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है सर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था, किसके बारे में बात कर रहा है सर, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था, इसके बारे में ये बात कर रहा है। तो आइए ज़रा इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो सर,
पूरी डिटेलिंग सुन लेना, चूँकि क्या है ना, ये एमसीक्यू सेशन है तो थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग ज़्यादा बताने की भी कोशिश है। अब ध्यान देना कि सर ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा सेशन लंबा ना हो। एक देखो, सभी लोग भारत आ रहे थे क्योंकि वास्को द गामा ने क्या किया था, एक कहानी रच दी थी कि भाई भारत आओ, 1 रुपये लगाओ और 60 रुपये कमा के जाओ। तो जब उसने कहानी रच दी तो सभी लोग भारत आने लगे। इसी समय एक ऐसा कंपनी ब्रिटेन में पैदा हुआ जिसका नाम है 1599 में 5 कंपनी ने मिलकर, 5 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर के नाम से, मर्चेंट एडवेंचर के नाम से। और यही कंपनी 1599 में क्या हो गई सर, 1599 में स्टाब्लिश हो गई, 1599 में इंग्लैंड में स्टाब्लिश हो गई। और इसी कंपनी ने, ध्यान से सुनना पूरी बात, इसी कंपनी ने 1600, कब भाई, 31 दिसंबर 1600 में 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए यही कंपनी, चूँकि आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई, ये 15 वर्षों के लिए इंग्लैंड की महारानी से ट्रेड मोनोपोली, व्यापारिक एकाधिकार, कहाँ पर, व्यापारिक एकाधिकार कहाँ पर सर, तो व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट देखो लिख रहा है तो पूर्व पर, समझ रहे, व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया। मतलब ये है कि केवल भारत में इंग्लैंड से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करेगी, कोई दूसरी कंपनी नहीं करेगी। और इसको परमिशन देने वाली इंग्लैंड की महारानी थी जिनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्या नाम था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, अब ये चीज़ें ज़रूर ध्यान देना। आगे एक और चीज़ देख लो, 1600 के बाद धीरे धीरे ये सारी कहानी स्टार्ट होती है। 1608 की कहानी आपको पता है, एक केव विलियम हॉकिंस एक ऐसा पायलट रहा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव रहा। ये भारत पहुंचता है, जहांगीर के कोर्ट में पहुंचता है, कौन से जहाज़ को लेकर पहुंचता है, हेक्टर के जहाज़ को लेकर पहुंचता है, और जहांगीर से परमिशन पाता है कि सूरत में ये अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश कर देंगे। ध्यान से समझना, सूरत में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश कर देंगे। अब पहली सफलता भारत के सेंस में, तो 1609 में एक और बड़ी उपलब्धि आप देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में। क्या, तो एक ब्रिटेन का, उस समय एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई है। 1609 में एक ब्रिटिश रूलर है, किंग है, जिसका नाम है जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट ने कहा कि 15 वर्षों के लिए नहीं, आप इंडेफिनिट टाइम के लिए, आप किस टाइम के लिए सर, अनिश्चित काल के लिए हमसे क्या ले जाइए, व्यापारिक एकाधिकार, मतलब सिर्फ 15 वर्ष नहीं, अनिश्चित काल के लिए ले जाइए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही। 1608 में सूरत में तो परमिशन मिल गई, लेकिन अप्रूवल मिलना बाकी था। तो सूरत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस सूरत फैक्ट्री के अप्रूवल मिलना जो शुरू हुआ, वह अप्रूवल मिला कब, 1613 में। और ये किसके समय, सेंट थॉमस के समय, सॉरी किसके समय, तो टॉमस रो के समय, समझ रहे। तो कई जगह पुरानी किताब में देखना 1608 ना देकर 1613 दे रहा होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। 1615 में टॉमस रो ने क्या कर दिया, तो पूरे मुगल एरिया पर, पूरे भारत में उसने क्या कर दिया, तो ट्रेड की परमिशन प्राप्त कर ली। क्लियर है, स्टैब्लिश करना और ट्रेड की परमिशन प्राप्त करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। 1600 की बात करेगा ये, 1609 की बात करेगा ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो ये बड़ा ना इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब उतना भी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ, सुनना है सिर्फ आपको ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर किसने हराया। अच्छा, इसका नाम सॉली भी है, अच्छा इसका नाम एक स्वाली भी है ना। कई जगह सॉली है, कई जगह स्वाली है, तो इसे सॉली या स्वाली का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है भाई, तो ये सूरत के पास का एरिया है। नियरेस्ट कहाँ पे है, सूरत के पास का एरिया है। ठीक है, एक युद्ध लड़ा गया। देखो 1505 में तो आगे पोर्टुगीज, ठीक है सर, और 1505 से उन्होंने एकाधिकार बनाना शुरू किया हिंद महासागर पर।
और हिंद महासागर पर आपने एक नाम सुना होगा, इनकी एक कंपनी का नाम था स्तादो द इंडिया। स्तादो द इंडिया, इसका मतलब ही होता था सागर का स्वामी। क्या होता था सर? सागर का स्वामी। क्लियर है? तो इन्होंने एक अधिकार बनाए रखा, लेकिन 1608 में ब्रिटिश आ गए सूरत में। धीरे धीरे उन्होंने अपने पावर को क्या किया है, स्टैब्लिश किया, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आगे बढ़े। तो स्ट्रॉन्ग जब बनाने के लिए आगे बढ़े तो 1612 का समय आ जाता है, और इसी 1612 में एक युद्ध लड़ा जाता है, किसके साथ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी रहता है जिसका नाम है थॉमस बेस्ट। इसी जगह इसका नाम ही बेस्ट है तो बेस्ट देगा। थॉमस बेस्ट क्या करता है, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर देता है। जैसे पराजित करता है, यहाँ पर इनका जो 100 साल करीब करीब हिंद महासागर पर दबदबा था इंडियन ओशन पर, वो ख़त्म हो जाता है, और यहीं से धीरे धीरे पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी डाउन होने लगती है, और यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति को भारत के सेंस में उसने पराजित कर दिया है। तो इसीलिए स्वाली का युद्ध इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या जाता सर? ऑप्शन नंबर बी जाता। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर आ रहा है? आप हमें समझाएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, चलो अब इसके आगे देखो, इसके आगे भी शायद एक है, हाँ यहाँ पे देख लो, एक और है, इसे अब मिलान करना है। ठीक है, इसे क्या करना है सर? मिलान करना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। ट्रीटी पूछ रहा है आपसे। तो देखो, प्रथम कर्नाटक अभी हमने आपको बताया होगा कि एक्स लास्ट सैपल, आपको याद करो, लुई वर्ग अभी फर्स्ट क्वेश्चन में यही डील कर रहे थे। तो ए का तो 4 हो जा रहा है, ठीक है, ए का 4 हो जा रहा है। तृतीय कर्नाटक युद्ध आपने सुना होगा 1763 पेरिस की संधि से, तो ये 2 हो जा रहा है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपने सुना होगा, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या रहा सर? अनिर्णायक रहा। क्लियर है? अनिर्णायक रहा। और उसके बाद प्रथम मैसूर युद्ध, तो प्रथम मैसूर युद्ध में याद करो हैदर अली ने क्या कर दिया, तो हैदर अली ने ब्रिटिश को बुरी तरीके से पराजित कर दिया, बैडली बिटेन कर दिया। तो 4-2 कैसे होगा? 4 यहाँ पे 1 होगा ना सर? हाँ, 4-1-3-2 है ना? तो 4-1-3-2 कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पर दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये सेशन यहीं तक था। आपको अगर सर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे। इस नंबर पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कल का सेशन आपको शायद दिन में ही अपलोड हो जाएगा, आपको सूचना दे दी जाएगी ग्रुप में। वो इसलिए क्योंकि शाम को कल संभव नहीं है, लेकिन कोशिश है कि आपको डेली बेसिस पर एक एक वीडियो ऐसा उपलब्ध कराया जाए। हमें ज़रूर बताइएगा आपके कमेंट कम आ रहे हैं। कमेंट कम आएंगे तो हमें लगेगा सर सजेशन मतलब उतना उपयोगी नहीं हो पा रहा है ये वीडियो, तो हम इसे बंद करेंगे, है ना। और अगर आप साथ देंगे तो ये ज़रूर आपके लिए ही जारी रहेगा, इसमें कोई पेड वाली कोई सिस्टम है ही नहीं और ना ही हम कर भी रहे हैं। तो अगर आपको बेनिफिट हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कोई भी सजेशन देना है वो भी बताइएगा, कैसा वीडियो लगा सीमित संसाधन में ये भी ज़रूर बताइएगा, और पीडीएफ के लिए आप इस पर मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।